हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर राहुल सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका यूजीसी नेट जिसको आज एनटीए कराती है आजकल, उसको क्वालिफाई कैसे करें। जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनकी काफ़ी क्वेरी आ रही है और वो काफ़ी जानना चाहते हैं, खासकर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी एलएलएम पास आउट हुए हैं। तो वो बहुत परेशान हैं इसको लेके कि नेट का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करें। तो मैं आपको बता दूं कि नेट के एग्ज़ाम के लिए आपको स्पेशल प्रिपरेशन करनी होगी और एक स्ट्रेटेजिक प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आप चाह रहे हैं कि विदाउट प्रिपरेशन और विदाउट स्ट्रेटेजी आप जो है नेट का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो वो आप नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी और आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि जो नेट का सिलेबस है, यूजीसी नेट का सिलेबस है, सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना होगा। जब एक बार आप सिलेबस को समझ लेंगे तो आपका 50% आपका काम हो जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते क्या हैं, वो सिलेबस को नहीं देखते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, कोई इधर उधर से कोई किताबें खरीद लेते हैं वो जाके, और वो उससे मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में जो आपका सिलेबस है उसी से क्वेश्चंस आते हैं। आउट ऑफ सिलेबस जो है वहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपको एक ये बात याद रखनी है आपको कि आपको आउट ऑफ सिलेबस जो है जाकर जो सिलेबस में चीज़ें हैं वही आपको पढ़नी है, और जो सिलेबस में चीज़ें हैं वही आपको पढ़ के जानी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो सिलेबस में है वही पढ़ के जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ के जाना है। जब भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें, एक तरफ अपना सिलेबस रख लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपना स्टडी मटेरियल आपको तैयार करना है, ठीक है। तभी आप जो है नेट आप क्वालिफाई कर पाएंगे आप जो है, क्योंकि आज के टाइम में नेट क्वालिफाई करना बहुत टफ हो गया है, ठीक है। और नेट की आप जानते हैं कि उसकी वैल्यू क्या हो गई है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका आज के टाइम में अगर जो है अगर आप जो है एलएलएम पास आउट हैं और अगर आपको आगे इसमें अपना एकेडमिक में आपको फ्यूचर अपना बनाना है, तो आपको नेट मैंडेटरी है आप, ठीक है। अगर आप एलएलएम पास आउट हो गए हैं और आपके पास नेट नहीं है, तो आप जो है एकेडमिक में आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप जो है एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो थी छोटी छोटी बातें। सबसे पहले हम जानते हैं कि अब नेट आपको क्वालिफाई कैसे करना है। देखो, जो आज के टाइम में जो नेट है वो होता है 3 तरीके से जो है वो क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है। एक तो सबसे पहले जो यूजीसी नेट है, ठीक है। जो यूजीसी नेट है वो आपका जो है क्वालिफाई करा रहे हैं, क्यों जो है, ठीक है। 3 तरीके से क्वालिफाई करा रहे हैं। सबसे पहले क्वालिफाई करा रहे हैं वो जो है पीएचडी एडमिशन के लिए, ठीक है। किसके लिए? एडमिशन के लिए, ठीक है। एक तो आपको एडमिशन मिलेगा। दूसरा क्या है, आपको जो है आप क्वालिफाई करेंगे किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। और जो आपका थर्ड होगा वो उसमें आप जो है जेआरएफ प्लस जो है जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और आप एलिजिबल होंगे आप पीएचडी एडमिशन के लिए भी। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं क्वालिफाई करने के, और आपको इसमें क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो क्वालिफाई करने से पहले आपको जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना क्या है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके, आपको पता होगा इसके 2 पेपर हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। पहला पेपर आपका जनरल पेपर है जिसमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, ठीक है। तो आपको ये भी अलग से पढ़ना है। जो खासकर लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें हैं जो उनके आउट ऑफ सिलेबस जाती हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, ठीक है। तो अब उस चीज़ को छोड़ के जो है हम किन किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जो देखो, अगर आपका कोई चीज़ वीक है तो कोई चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग भी होगा। तो आपको जो चीज़ वीक है उस पर जो आपकी चीज़ वीक है उस पर थोड़ा सा अगर काम कम करेंगे और जो आपका चीज़ स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तो आपको मैनेज हो जाएगा चीज़ें।
तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या चीज़ इसमें आपकी वीक है और क्या चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है। तो वो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसमें, तो सबसे पहला इसमें आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड। और जब दूसरा हम देखते हैं इसमें, तो इसमें सेकेंड यूनिट आती है रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, और थर्ड थर्ड यूनिट है इसमें कॉम्प्रिहेंशन, और फोर्थ है कम्युनिकेशन, और आपकी जो है फिफ्थ है आपकी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, और आपकी नेक्स्ट है आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड पीपल इन्वायरमेंट। ठीक है, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, ये आपकी और लास्ट यूनिट आपकी है इसमें हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो जो पहला जो आपका पेपर है, उस पेपर को इन्होंने जो है 10 यूनिट्स में जो है डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और हर यूनिट में जो है अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको जो है सबसे पहले आपको इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। अब इसमें आपका कौन सी चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी चीज़ आपकी वीक है। देखो, आपको जो है सबसे पहले आपको जब टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका जो है रिसर्च मेथोलॉजी है, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको फोकस करना है। दूसरा है आपका रिसर्च मेथोलॉजी, आप एलएलएम में आप ऑलरेडी आपका एक सब्जेक्ट रहता है, वहाँ आप पढ़ के आते हो। कॉम्प्रिहेंशन है, वहाँ एक पैसेज आती है, उसे भी आप अगर आप उसकी जो है प्रिपरेशन करेंगे, उसको आप दो चार कॉम्प्रिहेंशन आप सॉल्व करेंगे, तो ये भी आपके ज़्यादातर आंसर इसके जो है आप सही कर सकते हैं। कम्युनिकेशन है, इसके भी क्वेश्चन आपको जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन जो है गलत होने के चांसेस नहीं रहते हैं। पहले सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमारे लॉ स्टूडेंट्स को इसमें फिफ्थ यूनिट में, जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे भी आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है डेटा इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, तो ये आपकी 3 यूनिट हैं। बाकी आपकी जो 7 यूनिट हैं वो आपकी प्योरली थ्योरेटिकल है, जो आपके एरियाज को कवर करती है, कहीं ना कहीं आप उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपको इस पर थोड़ा सा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और आपको जो है रिसर्च मैथोलॉजी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और आपको कोई भी टॉपिक आपको इनमें से आपको छोड़ना नहीं है। आपको जितने भी आपको इसमें जो आपके टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है आपको। ठीक है, आप कोई भी किसी भी एक पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हैं, और जो है ठीक है, तो आप कहीं से जाके जो है किसी भी पब्लिकेशन की आप एक बुक ले लीजिए, तो वहाँ ये सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। वहीं आपका रिसर्च मेथोलॉजी है। ठीक है, चाहे वो इसमें मीनिंग हो, चाहे टाइप्स हो, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स हो, यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कभी यहाँ से हर बार पूछा जाता है। आप पीवाईक्यू उठाइए और आप देखेंगे कि यहाँ से आपको हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आपका यहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, मेथड्स हैं एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, ये आप पढ़ते हैं। आप तो वो स्टेप ऑफ रिसर्च जब आप देखेंगे, तो आपको हर बार यहाँ से क्वेश्चन एक आता है। आप 99% क्वेश्चन जो है इस से पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे आप ये पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे जो है इसमें से एक एक क्वेश्चन जो है हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको जो है वहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कॉम्प्रहेंशन से, कम्युनिकेशन से भी वहाँ पे क्वेश्चन होंगे, तो आपको इसमें से कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, सारा टॉपिक आपको कवर करना है। जब आपको एक बार टॉपिक पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो आप जो है एटलीस्ट आपका जो है नेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपको जेआरएफ के लिए जाना है, तो आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ के जाना पड़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ के जानी पड़ेगी आपको, और आपको डेटा इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ेगा। अगर आप ये तीनों चीजें स्केप करते हैं, तो आपका जेआरएफ नहीं होगा। ठीक है, इनको छोड़ के आप जो है फर्स्ट पेपर में आप जो है आप अपना जो है आप पीएचडी एडमिशन के लिए और आप असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जब आपका इधर आपका ये 3 पॉइंट वीक है,
तो आपको थोड़ी सी मेहनत कहाँ करनी पड़ेगी, अपने लॉ के पेपर पे करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका ये पॉइंट वीक है तो आपको उधर आपको जाके आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात हमारे यहाँ पे हो गई, ये सारी चीजें तो ये इसमें है, फर्स्ट पेपर में है। ठीक है, और जो जो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं, आपको सारे के सारे कवर करने हैं, आपको कोई भी टॉपिक स्केप नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, अब हम चलते हैं लॉ के सिलेबस पे। जब हम लॉ का सिलेबस देखते हैं तो इसी तरीके से लॉ का सिलेबस भी आपको 10 यूनिट्स में डिवाइड मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है आपका जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, जब हम यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस को देखते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस में भी यहाँ पे आपके 10 टॉपिक्स हैं। ठीक है, 10 यूनिट्स, और फर्स्ट यूनिट में भी आपके 10 टॉपिक्स हैं। आपको टॉपिक वाइज आपका अपना सिलेबस फिनिश करना है। नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ है, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, लॉ एंड मोरलिटी है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, लीगल पर्सनैलिटी है ना, जितने भी इसमें टॉपिक दे रखे हैं, चाहे वो ओनरशिप हो, पोजेशन हो, है ना, लाइबिलिटी हो, लॉ पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट हो, ग्लोबल जस्टिस हो, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म हो, जितने भी आपको इसमें टॉपिक दे रखे हैं वो आपको टॉपिक खत्म करने हैं। वही दूसरी तरफ आपको दूसरा जो यूनिट है आपकी, वो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड। ये आपको दो पार्ट्स में, एक यूनिट सेकंड यूनिट डिवाइड की गई है। ठीक है ना, तो इसमें 50 क्वेश्चंस आपके जो है किससे आते हैं, 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे इसमें, आपके जो है 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशन से, 50% क्वेश्चन रहेंगे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से। तो आपको देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक ही आर्टिकल है 324। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या वैसे जुडिशरी है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, कहीं से न कहीं से इसमें से क्वेश्चन जितने भी आपके सिलेबस में हैं, आपको कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, आपको कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड IHL, है ना, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ठीक है, तो इसमें भी आप जितने भी टॉपिक्स हैं आपको, चाहे वो WT हो, चाहे वो IHL हो, इस पे कन्वेंशन हो, प्रोटोकॉल्स हो, सो देखो डेफिनेशंस आपको जो है पढ़ के जानी है। डेफिनेशन जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको आप क्या कीजिए, एक पेज पे जो है नोट कर लीजिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, चाहे वो ओपेनहाइम की डेफिनेशन हो, चाहे वो स्टार की डेफिनेशन हो, उन सारी डेफिनेशंस को आप एक पेज पे नोट कर लीजिए, है ना। तो वो डेफिनेशन सबकी हो जाएंगी। अब सोर्सेज भी आप इसी तरीके से, अब सोर्सेज में कौन कौन से केसेस हैं वो आप केसेस नोट कर लीजिए। वैसे ही रिकॉग्निशन है आपका, तो रिकॉग्निशन में भी आप जो है जो भी आपके केस लॉज हैं उनको एक तरफ मेंशन कर लीजिए। ऐसे ही एक्स्ट्राडिशन असाइलम के कौन कौन सी टीटी हैं और कौन कौन सी टीटी में नहीं आता है, कौन से केसेस हैं, इन सबको यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। वैसे ही आपको यूनाइटेड नेशंस का जो है कौन कौन से उसके यूएन के ऑर्गन्स हैं, है ना, यहाँ पे आपको यूएन चार्टर भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आप जो है इन सारी चीज़ों को आप एक बार देख लेंगे तो आपका जो है जो नेट है उसके निकलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे आपके। ऐसे ही देखो, लॉ ऑफ क्राइम है आपका। ठीक है, लॉ ऑफ क्राइम में अभी ये जो है, अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो IPC से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो आने वाले टाइम में इसमें जो है BNS भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब आपको करना क्या है, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि BNS से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जब IPC और BNS से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां जहां भी जो है इस तरीके के, जो जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी है, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो आपको जितने भी सेक्शंस जो है IPC में दे रखे हैं उन्हीं सेक्शंस को अलग उसके सामने जो है आप BNS के प्रोविजंस में याद कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपके ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन है, ट्रैफिकिंग से है ना, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जितने भी इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें टॉपिक दे रखे हैं, उसी तरीके से आपको अलग अलग पेज पे अलग अलग आपके नोट्स बना लीजिए आप। ठीक है, और उसके बाद आप जो है PYQ लगाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप जो है सिर्फ, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं PYQ लगा रहे हैं, सिर्फ MCQ सॉल्व कर रहे हैं, कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं। जब तक आप जो है पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप टेक्स्ट बुक में नहीं जाएंगे, तब तक आप एयरक नहीं खोलेंगे, तब तक आपका नेट नहीं होगा, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। कंज्यूमर इसमें देखो थोड़ा सा ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। फिफ्थ यूनिट थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, इसमें एमबी एक्ट भी है और इसमें कंपटीशन एक्ट भी है, ठीक है। लेकिन ये तो आपके दायरे का है, इसको तो आप भाई ये तो जनरल सी चीज है, आप ये तो पढ़ के आते हैं, है ना। और एलएलबी में पढ़ते हैं, एलएलएम में पढ़ते हैं, आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए तैयार करते हैं। ये आपके थोड़ा सा हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ा हो तो स्टडी किया हो, तो इसको भी आप जो है जो चीज़ें हैं देखो, डेफिनेशंस हैं कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है, कंज्यूमर राइट्स है, रिट्रेसल मैकेनिज्म है, इनको आप जो है एक थोड़ा सा देख लीजिए, इसको जो है कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं एग्जाम में, ठीक है। ऐसे इसमें देखो मोटर व्हीकल एक्ट है, इसमें नो फॉल्ट लायबिलिटी है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, बस आपको यही करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको नहीं जाना है आगे, ठीक है। ऐसे ही आपको कंपटीशन है, जो जो इसमें टॉपिक दे रखे हैं वही टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अब आते हैं कॉमर्शियल लॉ पे, जो आपकी सिक्स्थ यूनिट है। कॉमर्शियल लॉ भी थोड़ा सा जो है आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आता है, थोड़ा सी बड़ी यूनिट है। देखो इसको आप अलग कर लीजिए, है ना। सेल्स ऑफ गुड्स को, पार्टनरशिप आप अलग रख दीजिए, एनआईए आप अलग रख दीजिए, कंपनी लॉ आप अलग कर लीजिए। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, कंपनी लॉ में जितने भी आपके यहाँ पे टॉपिक्स हैं, है ना, इनको आप अलग पढ़िए, इनको अलग कर लीजिए कंपनी लॉ के नोट्स। सिर्फ जो जो टॉपिक्स हैं आपको पूरा कंपनी लॉ नहीं पढ़ना है, आपको देखो सीएसआर है ना, एक पेज में कवर कर लीजिए। कंपनी डायरेक्टर्स हैं, मीटिंग्स हैं, उनको अलग लिख लीजिए वो किस आर्टिकल में है। इसमें से क्वेश्चन देखो, जितने भी कॉमर्शियल लॉ के आप क्वेश्चन देखोगे वो ज़्यादातर इजी क्वेश्चन होते हैं और मॉडरेट होते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं कॉमर्शियल लॉ से, ठीक है। चाहे वो कंपनी लॉ के क्वेश्चन हो, चाहे वो सेल्स ऑफ गुड्स से क्वेश्चन हो, इसमें से क्वेश्चन आपके इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आप चलते हैं फैमिली लॉ। जब हम फैमिली लॉ पर बात करते हैं तो फैमिली लॉ में दो चीज़ें होती हैं, एक आपको पढ़ना होता है आपको हिंदू लॉ और एक आपको पढ़ना होता है मुस्लिम लॉ, ठीक है। अब आपको हिंदू लॉ भी पढ़ना है और आपको मुस्लिम लॉ भी पढ़ना है, और दोनों के टॉपिक सेम है, चाहे जो सोर्सेज ऑफ स्कूल हो, चाहे वो सोर्सेज हो हिंदू लॉ के, चाहे मुस्लिम लॉ के सोर्सेज हो, चाहे वो स्कूल्स हो हिंदू लॉ के, चाहे मुस्लिम लॉ के स्कूल्स हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे डिवोर्स हो, चाहे मैट्रिमोनियल रेमेडीज हो, इन सबको जो है आपको दोनों में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए आप सोचोगे किससे पढ़ें, ठीक है। तो देखो इसके मुस्लिम लॉ के लिए आप जो है आईए खान की बुक ले लीजिए, ठीक है, आईए खान की बुक, और इसके लिए आप जो है आर के अग्रवाल ले लीजिए, ठीक है। तो आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। फिर आते हैं आपका जो इन्वायरमेंट है और ह्यूमन राइट्स, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स, तो इन्वायरमेंट में आपका जो है जनरल यहाँ पर चीज़ें हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट भी, जैसे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ एंड यूएन कॉन्फ्रेंस। जितनी भी आपकी मीटिंग्स होंगी, जितनी भी आपकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उन सबको आपको नोट करना पड़ेगा। अब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पे जो है प्रोविजंस दे रखे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो आपको मेंशन करना है। कोई केस, जितने भी अब आपके जो केस लॉज हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। आपको जो है अपना एक नोट तैयार कर लेना है। क्या आपका असेसमेंट है कंट्रोल ऑफ हजार्डस, कैसे वेस्ट को आप मैनेज कर रहे हैं, इस पे आपके क्या लॉज हैं, एनजीटी क्या है, एनजीटी पे कौन कौन से प्रोविजंस हैं, वो सब आपको जो है कवर करने हैं। ऐसे ही आपको देखो इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स है, ग्रुप ऑफ राइट, जितने भी यहाँ कमीशंस हैं, ठीक है, ये कमीशंस भी आपको पढ़ने हैं, जितने कमीशंस है ये रहे, ये आपको पूरा कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये जो लास्ट की दो यूनिट है, ये अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग रहती है और इनको लोग ज़्यादातर जो ना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि इसका तो मटेरियल हम कहाँ से ढूंढें, 10th यूनिट को तो ये ऐसे छोड़ जाते हैं कि इसका तो मटेरियल मिलेगा ही नहीं है, इसको तो पढ़ना ही नहीं है। जब आप ये बताइए, अब आप सिलेबस पढ़ के नहीं जा रहे हैं, पूरा सिलेबस कवर नहीं कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, है ना, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपको पूरा सिलेबस कवर करिए। तो अब कुछ तो वहाँ जाके देखते हैं साहब, अमेरिकन लॉ आ गया, कनाडियन लॉ आ गया, ये तो सिलेबस में था ही नहीं। अरे आपको ये भी देखना था कि वहाँ पे हमारे पास 10th यूनिट भी है, जो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस भी है
है ना। आपने इसको तो काम ही नहीं किया, इसको तो पढ़ा ही नहीं आपने। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे सब फ्रांस से पूछ लिया सेपरेशन ऑफ पावर। अरे भैया सिलेबस में था इसलिए पूछ लिया, है ना। जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म से क्वेश्चन आया था साहब जो यूके से पूछ लिया, इंडिया का पूछा ही नहीं, है ना। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे 10th यूनिट है, इसको भी हमें पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से भी उतने ही क्वेश्चन आएंगे जितने कि फर्स्ट यूनिट से आएंगे। देखो अब यहाँ पर 9th यूनिट में ये क्या है, आईपीआर है और आईटी है, दो सब्जेक्ट है यहाँ पे, ध्यान देने वाली बात है। आईपीआर भी है और आईटी भी है। हमको जो है आईपीआर भी पढ़ना है और हमको जो है आईटी भी पढ़ना है, ठीक है। जो जो प्रोविजंस हमारे जो आईपीआर से हैं, जो यहाँ पर टॉपिक्स आईपीआर से रखे हैं वो कवर करने हैं, और जो जो टॉपिक हमारे जो है यहाँ पे जो है गवर्न हो रहे हैं आईटी लॉ से, वो भी हमको पढ़ने हैं। अब ये तो मैंने आपको एक गो थ्रू दे दिया सिलेबस का। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है आपको। अब ये तो एक सिलेबस का हो गया गो थ्रू कि भाई अब आगे पढ़ना भी तो है आपको, कैसे क्या। अब वो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है, सर कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से करें, हम सबसे पहले क्या पढ़ें। तो देखो सबसे पहले आप जो है, सबसे पहले आपका सबका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सब लोग आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप उठा लीजिए सेकंड यूनिट, ठीक है, क्योंकि आपको सबसे पहले इंटरेस्ट बनना चाहिए। जब ये टॉप ये खत्म हो जाए आपका, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी पढ़िए, ठीक है, दोनों चीज़ों के एक साथ पढ़िए। जब आपका ये हो जाए तो इसके बाद आपके पास एक इजी सब्जेक्ट रहता है आईपीसी, ठीक है, जो लॉ ऑफ क्राइम है, बीएनएस है, आपके जितने भी प्रोविजंस आप इसको कवर करिए, है ना। फिर इसके बाद आपका आपका रहता है लॉ ऑफ टॉर्ट, ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स को पढ़िए, है ना। इसके लॉ ऑफ टॉर्ट्स को पढ़ने के अलावा जितने भी इसमें एक जो नोट्स बना लीजिए, और इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनको भी आपको साथ साथ में, आपके जो लीडिंग केसेस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन केसेस की भी एक लिस्ट बना लीजिए कि साहब किस किस टॉपिक में कौन कौन से इम्पोर्टेंट केसेस हैं। अगर आपने पता चला कि आपने टॉपिक तो पढ़ लिए, लेकिन अगर आपने केस लॉज नहीं पढ़े, क्योंकि पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट किस पर, केस लॉज बेस है, उसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें हैं। फिर आते हैं कॉमर्शियल लॉ पे। देखो कॉमर्शियल लॉ को पढ़ने का तरीका एक ये है कि आप जितनी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो आपका, चाहे वो सेल्स ऑफ गुड्स हो, आपका पार्टनरशिप हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत छोटे छोटे एक्ट हैं। अगर आप इनको डेली जो है एक बार गो थ्रू कर लेंगे, जितने भी सेक्शंस हैं आप एक बार आइए और उनको देख लीजिए। सेल्स ऑफ गुड्स के कितने सेक्शंस हैं आपके, उन्हें एक बार पढ़ लीजिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपको जो जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, केस लॉज आपको रिसेंट वाले पढ़ लेने हैं, और इसमें जो जो मेन प्रोविजंस है वही आपको देखना है, पूरा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है। हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के आप जो है अलग अलग नोट्स बना लीजिए, ठीक है, तो एक बार वहाँ से कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, और आपको अपने 2 महीने का 1 महीने का एक टारगेट सेट करना है कि हमको जो है इतने दिन में अपना सिलेबस खत्म कर देना है। और ऐसा नहीं है कि आप अगर लॉ का सिलेबस खत्म कर रहे हैं और आपने पता चला कि फर्स्ट पेपर आपने छोड़ दिया, आपको दोनों सब्जेक्ट, आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आपको दोनों साथ में पढ़ने हैं। आपको फर्स्ट पेपर में कितना टाइम देना है और सेकंड पेपर में आपको कितना टाइम देना है। आपको 2 घंटे आपको एटलीस्ट जो है डेली जो है आपको फर्स्ट पेपर भी पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है, चाहे वो रिसर्च मैथोलॉजी हो, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे वो आईसीटी हो, वो आपको सब पढ़ना है। वैसे ही आपको इसमें जो है, चाहे आपको जो स्टूडेंट्स है तो आप जो स्टूडेंट्स को भी पढ़िए और उसके बाद आप एमसीक्यू लगाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।